नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। अब विलफुल डिफॉल्टर कंपनियां बैंकों के लोन का सेटलमेंट कर सकेंगी। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। सेटलमेंट से तात्पर्य है मूल कर्ज और ब्याज का भुगतान आप नहीं कर रहे हैं और ना ही आपकी करने की इच्छा है। ऐसे में अपनी मर्जी के मुताबिक बैंकों के साथ आधे, चौथाई या उससे भी कम में सेटलमेंट की जा सकती है। विलफुल डिफॉल्टर का अर्थ है कर्ज चुकाने की हैसियत है, यानी पैसा है लेकिन जानबूझकर चुकाते नहीं। सावधान, ये सुविधा केवल कारपोरेट के लिए है, किसानों, छोटे दुकानदारों और आम कर्जदारों के लिए नहीं। रिजर्व बैंक ने 9 जून 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक कर्ज ना चुकाने वाली कंपनियां अपने कर्ज को लेकर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से समझौता कर सकती हैं। ये सर्कुलर उन कंपनियों के लिए है जिनकी कर्ज चुका सकने की क्षमता है, यानी वे अपना कर्ज चुका सकती हैं। फिर भी इन कंपनियों ने लोन नहीं चुकाना ही बेहतर समझा। इसके पीछे इनके तर्क बाजार में मांग ना होने से लेकर भविष्य में भी मांग न होने तक की संभावनाओं समेत कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी कंपनियों की संख्या और इनमें फंसे कर्ज की राशि कोई छोटी मोटी नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2014 में कुल 5090 विलफुल डिफॉल्टर कंपनियां थीं। इन पर 39,504 करोड़ रुपए का कर्ज फंसा हुआ था। साल 2022 तक डिफॉल्टर कंपनियों की संख्या बढ़कर 15,778 तक पहुंच गई और फंसे कर्ज की राशि भी 3,40,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई। इनमें से टॉप 50 डिफॉल्टरों पर ही 92,570 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज बकाया है। आइए अब देखते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर्स के फंसे हुए कर्ज से छुटकारा पाने का रिजर्व बैंक ने कितना ज़बरदस्त और नायाब तरीका निकाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अब विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। ऐसे कर्जों को तकनीकी तौर पर बट्टे खाते डाला जा सकता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 4 साल पहले खुद रिजर्व बैंक ने कहा था कि ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, यानी कर्ज चुकाने की शर्तों पर फिर से बातचीत नहीं होगी। ये बात 7 जून 2019 की है। अब 9 जून 2023 को ठीक 4 साल बाद केंद्रीय बैंक ने अपना ही फैसला पलट दिया है। ऐसा क्यों किया? आखिर केंद्रीय बैंक के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो अपना ही फैसला बदलना पड़ा? इस पर भी सवाल उठता है कि बट्टे खाते डाले गए कर्ज का असर क्या होगा। क्या ऐसी कंपनियां फिर से नया कर्ज ले सकेंगी? इस सवाल का जवाब और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ऐसी डिफॉल्टर कंपनियां फिर से कर्ज ले सकेंगी। इतना ही नहीं, आपराधिक कार्रवाई शुरू होने के बाद भी ऐसा समझौता किया जा सकता है और कर्ज बट्टे खाते डाला जा सकता है। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए रिजर्व बैंक ने केवल एक शर्त लगाई है कि डिफॉल्टर्स को समझौते के 1 साल बाद दोबारा कर्ज मिल सकेगा। जाहिर है कि कर्ज न चुकाने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टर्स तो फिर से कर्ज लेंगे ही, लेकिन उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों को कितना नुकसान होगा ये सोचने वाली बात है। इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या आम आदमी इसकी आंच से बच पाएगा? क्या इस सरकारी खेल का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के मुताबिक बैंक फ्रॉड में पिछले 9 सालों में 5,89,000 करोड़ रुपए उड़ गए। उन्होंने ये आंकड़ा साल 2014 से लेकर 2023 तक का बताया है। उनके मुताबिक ऐसे फ्रॉड के मामलों में कांग्रेस के साल 2005 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में कुल रकम 34,000 करोड़ रुपए थी। इसमें अब 17% की बढ़ोतरी हुई है।
जयराम रमेश का कहना है कि साल 2017-18 से 2022 तक कुल 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते डाले जा चुके हैं। रिजर्व बैंक के इस फैसले का ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने विरोध किया है। इन संगठनों का कहना है कि इस फैसले का कर्ज चुकाने वाले लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, यानी कोई भी कर्जदार कर्ज लेकर क्यों लौटाएगा, वह तो विलफुल डिफॉल्टर बनकर सेटलमेंट करना ही चाहेगा। इसके विपरीत ये होगा कि बैंकिंग सिस्टम को चलाने वाले लोग कर्ज ना चुकाने वालों पर आपराधिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी से भी बच जाएंगे और इसका खामियाजा अंततः आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। आम नागरिकों और समय पर ब्याज समेत कर्ज चुकाने वालों की तो सामत ही आ जाएगी। उन्हें विलफुल डिफॉल्टर्स के कर्ज का भी खामियाजा भुगतना होगा। इस मामले में केंद्रीय बैंक के तर्क भी बड़े गजब के हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इससे कंपनियों को पुराने मामले में ही फंसे नहीं रहना पड़ेगा। विकास के रास्ते पर ऐसी कंपनियां नई इबारत लिख सकेंगी। खैर, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा कि ऐसी विलफुल डिफॉल्टर कंपनियां विकास का कैसा इतिहास रचेंगी। एक तरफ सरकार कारपोरेट्स के विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए सेटलमेंट की स्कीम लाई है, साथ ही कई तरह की अन्य छूट का लाभ भी इन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ कर्ज से दबे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आम आदमी, छोटा दुकानदार और किसान 2-4 किस्तें ना भर पाए तो बैंक कुर्की की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यहाँ आम आदमी और कारपोरेट्स में फ़र्क साफ नज़र आता है। जब किसानों की कर्ज माफ़ी की बात आती है तो बैंकिंग सिस्टम के विशेषज्ञ सवाल उठाने लगते हैं। तर्क दिए जाते हैं कि इससे बैंक दिवालिया हो जाएंगे, पूरा सिस्टम डूब जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि लाखों करोड़ के कारपोरेट्स के कर्ज को बट्टे खाते डालने और उन्हें दोबारा कर्ज देने से क्या बैंकों की आर्थिक सेहत में सुधार होगा? सवाल ये भी है कि आम आदमी की कीमत पर कारपोरेट्स पर सरकार की इस मेहरबानी का औचित्य क्या है? इसे समझने की ज़रूरत है। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से समय पर कर्ज चुकाने वालों की कितनी मदद होगी? क्या इस कदम से समय पर कर्ज चुकाने वालों की संख्या में इजाफा होगा, या फिर महर्षि चारवाक के इस सिद्धांत को बढ़ावा मिलेगा कि कर्ज लेकर घी पीओ और मौज करो? विचार कीजिए, पूरे सिस्टम को किस ओर धकेला जा रहा है और क्यों? अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।